अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कोई ऑफिशियल अध्यक्ष अनऑफिशियल अध्यक्ष हो सकता है? ऑफिशियल पीएम कोई, अनऑफिशियल कोई, ऑफिशियल सीएम कोई, अनऑफिशियल कोई, सांसद भी ऑफिशियल और अनऑफिशियल होने लगे। क्या ये संविधान को बचाने की प्रक्रिया हो रही है? क्या संविधान ऐसे बचाया जाता है? कभी चीफ जस्टिस पर हमला तो कभी इलेक्शन कमीशन पर हमला। क्या इस तरह से संविधान बचेगा अजीज खान साहब? देखिए नाविका जी, आज बहुत ही शुभ दिन है। इसलिए सबसे पहले आपको और सारे पैनलिस्ट को और साथ साथ पूरे देशवासियों को शुभ दीपावली की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। एक बात आपने सवाल किया कि ये ऑफिशियल और अनऑफिशियल। देखिए, अगर राहुल गांधी जी इस बात को कह रहे हैं और वहां से उनकी बहन प्रियंका लड़ रही हैं और वो आने वाले वक्त में सांसद बन जाएगी, ये सर्वविदित है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर अपने लगाव को व्यक्त कर रहे हैं वायनाड से, तो मुझे लग रहा है इसमें क्या बुराई है? भाई, एक शख्स कई जगह काम कर सकता है। ऑफिशियली वो वहां नहीं है, अनऑफिशियल तरीके से काम कर सकते हैं। और अगर उनका इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि वायनाड से उनका टच बना रहे और वहां के लोगों की खिदमत करते रहे, मदद करते रहे, तो इसमें बीजेपी को दिक्कत क्या है? अब उसमें तमाम तरीके की चीजों को पेश करना कि साहब प्रधानमंत्री अनऑफिशियल थे और साहब फला अनऑफिशियल है और तमाम तरीके की चीजें, यानी बात का बतंगड़ बनाने का कोई मतलब नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपने अभी ईवीएम की बात की। देखिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा मानना रहा है, हम चुनाव चाहे जीते या चुनाव हारे, बहुत शुरुआती दौर से समाजवादी पार्टी हमेशा ईवीएम के खिलाफ है और ईवीएम से कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ये समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है। और ये पूरे देश ने देखा किस तरह ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम का मिसयूज किया जा सकता है, ईवीएम से तमाम तरीके की दिक्कतें पैदा हो सकती है। अगर ऐसी परिस्थिति है और ईवीएम से लोग संतुष्ट नहीं और उस पर सवालिया निशान है, तो बीजेपी उसकी वकालत क्यों करती है? भाई, चुनाव प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जैसे चुनाव होगा तो जो ईवीएम से नहीं हो रहा है अगर, तो बीजेपी भी चुनाव में जाएगी बैलेट से और समाजवादी भी जाएगी। इनको दिक्कत क्यों? ये क्यों वकालत करते हैं? आखिर वकालत करने की वजह क्या है? और दूसरी बात, यही बीजेपी है, इनके अपने कई लोग, अपने नेता, उन्होंने किताब भी लिखी है इसी ईवीएम पे कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। आडवाणी जी ने भी सवाल किया और तमाम तरीके के कोर्ट में गया मुसला, लेकिन उसके बाद भी लगातार ईवीएम पे इतनी वकालत हो रही है, क्यों? तमाम जो डेवलप्ड कंट्री है, आज मैं जानना चाह रहा हूं कि कई ऐसे डेवलप्ड कंट्री हैं जो ईवीएम के खिलाफ में है। आखिर हमारे देश में ईवीएम की वकालत इतने बड़े स्तर पर क्यों हो रही है? दूसरी बात। तीसरी बात, सवाल इस बात का भी आपका टैगलाइन चल रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बाहर खड़े थे, अंदर बैठे तो आगे बैठे पीछे। देखिए, एक बात आपको समझ लें, मैं देख रहा हूं कि उस दिन को मैं लगातार वॉच कर रहा था जब 24 अक्टूबर का नॉमिनेशन हो रहा था, तो वहां पर ऐसी कोई परिस्थिति थी नहीं। लेकिन बीजेपी नैरेटिव सेट करने में मास्टर है, क्योंकि उसका मकसद है लोगों को भ्रमित करो, मुद्दे से भटकाओ, अननेसेसरी चीजों पे लोगों को उलझाओ। आज वो तमाम बड़ी समस्याएं महाराष्ट्र में है, इनके गठबंधन में समस्याएं हैं, तमाम सीट बंटवारे में समस्याएं हैं, और जो 2.5-3 साल इन्होंने काम किया है उसमें बहुत बड़ी समस्या है। जनता बहुत नाराज है। उस नाराजगी को ये मल्लिकार्जुन खड़गे ऑफिशियल अनऑफिशियल इन सब में उलझा करके जनता का ध्यान भटकाना चाहते नाविका जी, ये फैक्ट है। अजीज खान साहब, आपको 2009 की चीजें याद रहती हैं, उसके बाद 42 जजमेंट आते हैं, आपको याद नहीं रहते। चलिए, आपकी मर्जी। आपको इनकी अलायंस की प्रॉब्लम्स नजर आती है, साथ में आनंद दुबे जी बैठे, उनके अलायंस की प्रॉब्लम्स नहीं नजर आती। आपको ईवीएम की प्रॉब्लम्स नजर आती है, लेकिन चंडीगढ़ में जो पेपर बैलेट पर हुआ था आप भूल जाते हैं। तमाशा तो तब भी बहुत हुआ था, जो पेपर बैलेट पर हस्ताक्षर किस तरह से हुए थे। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आधी चीजें क्यों याद रहती हैं? ये संपूर्ण याददाश्त कब वापस आएगी? देखिए, दीपावली का पर्व है तो मैं तो यही कहूंगा कि सबको सुख समृद्धि मिले और सबको ईश्वर बुद्धि विवेक दे, रोशनी वो भी बढ़े। अब कमाल की बात यह है कि बार बार देश में एक जिसको कहते हैं ना कि एनार्की पैदा करने की कोशिश होती है। फैक्ट आप डिस्टॉर्ट करते हैं। आप कह रहे हैं कि 2009 में जीवीएल नरसिंहा राव ने किताब लिखी थी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा था?
उन्होंने कहा था कि पता नहीं चलता कहां जा रहा। अब तो पता चलता है ना भाई, वीवीपैट हर मशीन में लगा हुआ है। और अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने हिस्टोरिकल वर्डिक्ट दिया है कि अगर दूसरे तीसरे नंबर वाले कहेंगे कि ये चुनाव ठीक नहीं है तो सारी वोटिंग होगी, जितनी वोटिंग हुई सबकी काउंटिंग होगी, मिलान होगा। अब वो मैटर सेटल है। लेकिन राजनेता जब इस तरह का एक एनार्की पैदा करने की, संदेह पैदा करने की कोशिश करते तो लेकिन मैं इस पर बात आज ज्यादा नहीं करूंगा रविका जी। महत्वपूर्ण है, क्या राहुल गांधी मूल रूप से लोकतंत्र विरोधी हैं? राहुल गांधी ने 2007-8 में मेरे ख्याल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो प्रचार कर रहे थे और उन्होंने कहा अगर कोई गांधी परिवार का होता तो बाबरी ढांचा नहीं गिरता। राहुल गांधी उस वक्त भी सांसद थे, एक कैपेसिटी थी उनकी सांसद के तौर पर, लेकिन वो बोल गए गांधी परिवार का अगर कोई नहीं, ये एक फांसीवादी मानसिकता है कि अगर गांधी परिवार का कोई नहीं है तो देश में जो कुछ हो रहा है। दूसरा, मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम को एक संदेश देना। फिर क्या है, आपने वो जिक्र किया, उस वक्त मुझे याद है, आपको तो बिल्कुल याद होगा, मुझे लगता हो सकता है आप उनके साथ भी रही हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिकी दौरे पर गए थे और उस वक्त इन्होंने अजय माकन के साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आके फाड़ दिया था अध्यादेश, वो भी लोकतंत्र को कमतर करने की कोशिश। अभी आप देखिए जिस तरह से जब 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कांग्रेस हमलावर हो जाती है और पता चला कि वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस में से जब वो लोग बैठते हैं तो उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यानी हमारे पक्ष में फैसला नहीं तो फिर से वही फांसीवादी मानसिकता। और ये जो ऑफिशियल अनऑफिशियल है ये तो बहुत खतरनाक है। प्रधान पतियों पर टिप्पणी हमने सुनी है, उत्तर प्रदेश में खूब होता है, बिहार में भी होता है, दूसरे राज्यों में, कि महिला चुनी गई लेकिन उसके जो पति हैं वो जाके वहां साइन कर देते हैं, वही जाके सब हिसाब किताब करते हैं, वही ठेका कराते हैं। हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी सीरियस टिप्पणी है कि महिलाएं अगर जनप्रतिनिधि के तौर पर हैं तो उनके पति, उनके पिता, उनके भाई वहां ना हो। यहां तो अभी कोई सांसद बना नहीं और न वहां ऑफिशियल सांसद है न अनऑफिशियल है। राहुल गांधी भी वहां से सांसद नहीं, प्रियंका भी नहीं। ठीक है, जीत जाएंगी वहां, जिस तरह का एक तरह से कहें कि जो आबादी है, जो मतदाता समूह, जीत जाएंगे। लेकिन क्या ये कहना ये उचित है? ये लोकतंत्र को कमतर करने की कोशिश है। और 99% बैटरी का भी जवाब दे दिया साफ साफ कि भैया जिसमें 1 यूनिट लगी हुई बैटरी यूनिट और उसके साथ साथ जो दूसरी यूनिट होती है तो उसमें कम लगेगी बैटरी। इतनी सामान्य सी बात को जिस तरह से बतंगड़ बनाया जा रहा था, वितंडा खड़ा किया जा रहा था, ये सीधे सीधे अपनी हार, जनता से जुड़ाव न होने को छिपाने की कोशिश थी। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल यही है, प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हैं, जीतेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और उनका एक तरह से राजनीतिक करियर शुरू होगा। लेकिन उससे पहले ही कह देना कि वो तो हैं, मैं भी रहूंगा अनऑफिशियल, 2 सांसद रहेंगे, ये एक महिला को कॉन्फिडेंस देने की बात है या उसको नीचे गिराने की बात है? और दूसरी बात, अनऑफिशियल ऑफिशियल में तो मुझे इस बात से दिक्कत है कि महिला को कम क्यों समझा जा रहा है। और दूसरी बात, ये तो बात सब कहते थे और ये किताबों में लिखी गई है कि फाइलें जाया करती थी पीएमओ से सोनिया जी के पास, अनऑफिशियल प्रधानमंत्री थे, एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, ये तो किताबें लिखी गई हैं। मैं पूछ रही हूं क्या ये अराजक